diamonds. Okay, so in diamonds देखो, diamonds is the purest and colorless form of carbon. Okay, diamond is the purest and colorless form of carbon. If any impurity present in the diamonds, that means तब वो color होगा, otherwise colorless होता है. Diamond is the purest form of carbon. It is purest form, purest and colorless form of carbons. Okay, now this is known that colorless होता है. प्योर डायमंड्स आपका कलरलेस होता है. अगर डायमंड्स में कोई कलर है, दैट मीन्स उसमें इम्प्यूरिटीज मिला करके कलर दिया गया उसको. क्लियर है? प्योर डायमंड्स आपका कलरलेस होता है. ओके, एंड इट इज द डेंसेस्ट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स. डेंसेस्ट एलोट्रॉप्स जानते हो, सबसे हैवी. Allotropes of carbon with density 3.55 gram per cc. Okay, clear है? And third point is that diamonds is the hardest natural materials ever known. अभी तक जो डायमंड्स है वो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, हार्डेस्ट सब्सटेंस natural substance known. Okay, and diamonds is glitter. Glitter means समझ रहे हो आप लोग? Glitter. Diamonds. What is the mean of this word? शाइन करता है. Very good. Glitter means shining. Diamonds glitter due to its refract refractive index. Refractive index. It's a high refractive index. Around 2.5 और 2.45 refractive index होता है. Okay. And high refractive index होने का मतलब क्या है बेटा? Anybody? हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने का मतलब है that produces maximum internal reflection. ओके, सपोज आपका यहाँ पर डायमंड्स रखा हुआ है. ओके, यहाँ से आपका लाइट्स आ रही है. दैट मीन्स इतना रिफ्लेक्शन होगा इसके अंदर में, इतना रिफ्लेक्शन होगा कि इसमें एकदम ग्लिटरिंग आ जाएगी एंड देन आपकी रेज बाहर निकलेगी. तो ड्यू टू दिस रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शंस, ये आपका हाईएस्ट शाइनिंग करने लगता है. इसलिए आपको लगता है कि डायमंड शाइन करता है. समझ में आया?
and next is each carbons in the diamonds, each carbon is sp3 hybridized. sp3 मीन्स है कार्बन्स के यहाँ पर जो बॉन्ड है, चारों बॉन्ड्स अलग अलग डायरेक्शंस में सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है कार्बन्स। ओके, यही होता है sp3 मीन्स every diamonds is sp3 hybridized. Okay, and that means every carbons link with three other carbons. That means every carbons link with three others carbon. Okay, this carbon links with three others carbon. Okay, sorry, four others carbon. This carbon links with four others carbon. Okay, so four others carbon से लिंक होने के कारण से इस डायमंड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो सराउंडेड हो जाता है बाय द one carbon is surrounded with four molecules, four carbon atoms. Okay, similarly इसका जो bonded type structure बनेगा that comes out around tetrahedral structures बनेगा, and जो सारे bonds होंगे इसमें वो covalently bonded होंगे. Okay, and then इसका जो result बनेगा आपका एक giant molecules बन जाएगा. For example मैं आपको यहाँ पर कार्बन्स का स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, वो आपको ध्यान से देखना है. डायमंड्स का स्ट्रक्चर, दिख रहा है स्ट्रक्चर आप लोगों को? दिख रहा है या नहीं? नहीं सर। ओके, नहीं। अभी दिख रहा है? सो सपोज आपका जो कार्बन एटम्स है, मैं इस कार्बन एटम्स की बात कर रहा हूँ, लेट्स से येलो कलर में इस कार्बन एटम्स की बात कर रहा हूँ. ओके, दिस इज अवर रिक्वायर्ड कार्बन एटम्स. ओके, जो हम बात कर रहे हैं, एंड दिस कार्बन एटम्स अटैच्ड विथ नंबर 1 कार्बन एटम्स. This is number 1, this is number 2, this is number 3, this is number 4. Okay, so मैंने बोला जो सेंट्रल कार्बन एटम्स है आपका C स्टार इज अटैच्ड विथ 4 अदर्स कार्बन एटम्स. ओके, सिमिलरली लाइक आपका ये वाला कार्बन एटम्स भी अटैच्ड होगा, ये वाला कार्बन एटम्स भी अटैच्ड होगा, ये वाला कार्बन एटम्स, एवरी एटम्स अटैच्ड विथ 4 अदर्स कार्बन एटम्स. दैट्स वाई इसका जो मॉलिक्यूल्स बनेगा एक जियांट मॉलिक्यूल्स बन जाएगा. समझ में आया? बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स बन जाएगा. ये हमने एक चेन टाइप रिएक्शंस का मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पर, दिस कार्बन्स एंड देन दिस कार्बन्स एंड देन दिस कार्बन. ओके, तो इस तरीके से हमने एग्जांपल दिया. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर्स ऑफ डायमंड्स. डायमंड का ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आपका डायमंड्स कैसे बनने वाला है, सपोज इस तरीके से आपका डायमंड्स बनेगा. दिस इज वन फेस, दिस इज अनदर फेस, दिस इज अनदर फेस एंड दिस इज अनदर फेस. यहाँ पर 4 फेस बन जाएंगे. तो ये डायमंड्स का स्ट्रक्चर है. ओके, समझ में आया ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट पॉइंट है ईच
each carbon atoms, like each carbon bond length each CC bond length is around 1.54 या 154 picometers or 1.54 nanometers. Okay, and carbon carbon bond angle around 109 degree 28 minutes. ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड एंगल होता है. नाउ लेट्स से मैं कौन से बॉन्ड एंगल की बात कर रहा हूँ. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस है जो मैं लिखा है यहाँ पर. दिस बॉन्ड एंगल, सॉरी, जो ये लेंथ है आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस बॉन्ड लेंथ दैट इज 154 पिकोमीटर्स और 1.54 आपका आएगा एंगस्ट्रॉम. ओके, and this bond length, bond angle is 109.28 degree and minute. Clear all of you? समझ में आया? Anyone have any doubts? Now next point है to break all these bond. Okay, या to break all these bonds in a giant polymeric, इसका स्ट्रक्चर आप लिख लो polymeric 3D स्ट्रक्चर होगा. ये polymeric, this is the point 3D polymeric structures. Okay, and the next points, that is to break all these bonds. Okay, all these bonds of that structure of diamonds, a large amount of energy is required. Okay, large amounts of energy required जरूरत होती है यहाँ पर इसके बॉन्ड के तोड़ने के लिए. Hence the diamonds is the hardest materials to known the ever melting points. That means इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जो ये बॉन्ड्स बने हुए हैं, इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. एंड दैट एनर्जी, बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. दैट मीन्स इसका मेल्टिंग पॉइंट्स क्या है? मैक्सिमम है. इसको लिख सकते हो टू ब्रेक all the bonds large amount of energy is required and hence diamond is hardest material so far known and have high melting point. Clear all of you? समझ में आया? Now melting points around कितना होता है? 3600 degree Celsius. Okay. Now अभी सारी प्रॉपर्टीज. नाउ लेट्स चेक द यूजेस. ओके,
अच्छा, एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज और रह गई है, इसको और लिखो। दैट इज डायमंड्स होता है नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। जनरली डायमंड्स इज द हाईएस्ट नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, जो डायमंड्स होते हैं नॉन डायमंड्स होना चाहिए थर्मल कंडक्टिविटी, बट बिकॉज स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूट द थर्मल मोशन इन 3 डायमेंशन इफेक्टिवली। सपोज आपका डायमंड्स का स्ट्रक्चर है, डायमंड्स को थर्मोडायनेमिकली कंडक्टिविटी कंडक्टर होना चाहिए। ओके, और होता भी है, बट जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो जब भी कोई हीट मिलती है इसको, दैट मीन्स ये हीट आपकी 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हीट आपकी। तो 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो उसका हीट होता है वो इफेक्टिव ही नहीं होता है। ओके, दैट मीन्स वो एक इंसुलेटर की तरह काम करने लगता है। जो हीट आई उसके पास, उसने सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके पास कोई हीट बचा ही नहीं। दैट मीन्स ये इंसुलेटर की तरह काम करने लगता है। ओके, सो वी कैन से दैट फाइनली, अगर कंक्लूजन में हम लोग कहें, डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड electricity. Okay, non-conductor of heat and electricity. Why? Because all the electrons are used in bond formation। जो आपके बॉन्ड बने हुए हैं उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स यूज हैं। दैट्स वाई इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पाएगी एंड ना ही आपकी हीट हो पाएगी। हीट के लिए मैंने रीजंस दिया है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए रीजंस ये है। हीट के लिए मैंने बताया जो हीट होती है वो 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ओके, and diamonds is a chemically inert and insoluble in any solvents into। okay, जो कोई भी solvents होता है, diamonds is the inert and insoluble in any solvent, but on heating above the around 1500 डिग्री सेल्सियस के अराउंड अगर हीट करते हैं, then it convert टूवर्ड्स ग्रेफाइट्स, ग्रेफाइट की साइड कन्वर्ट होने लगती है। एंड डायमंड्स जो होता है केमिकली, जो थर्मोडायनेमिकली इनर्ट फील हो जाता है। लेट्स चेक मैंने क्या बोला। डायमंड्स आपका इनर्ट होता है। ओके, डायमंड्स इज केमिकली इनर्ट। ओके, एंड इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल है इन एनी सॉल्वेंट्स, इन any solvent। okay, but on heating above 1500 डिग्री सेल्सियस इन वैक्यूम, वैक्यूम में अगर हीट करते हैं इसको, इट कन्वर्ट इनटू ग्रेफाइट्स, it converts into graphite, indicating, ये इंडिकेट करता आपको, इंडिकेटिंग डायमंड्स इज केमिकली इनर्ट।
ओके, दैट मीन्स मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर डायमंड्स को हम लोग हीट करते हैं या इंसॉल्युबल होता है किसी भी डायरेक्शन में, तो वो इनर्ट है, दैट मीन्स किसी से रिएक्शन नहीं करता एंड इंसॉल्युबल है। जब हम इसको हीट करते हैं तो ग्रेफाइट में कन्वर्ट होने लगता है, देन आपको ग्रेफाइट की रिएक्शन दिखने में लगती है। दैट मीन्स वी कैन से दैट डायमंड के पास खुद की कोई रिएक्शन नहीं होता, ये रिएक्शन नहीं करता है। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग जो डायमंड्स होता है ये इनर्ट है। ओके, एंड जब इसको हम 1500 डिग्री सेल्सियस में हीट करने लगते हैं, ये दिस कन्वर्ट टू ग्रेफाइट्स। ओके, एंड देन ग्रेफाइट की हमको रिएक्शंस देखने को मिलेगी। सो वी कैन सी दैट जो ग्रेफाइट की रिएक्शंस होती हैं, डायमंड्स की कोई रिएक्शंस नहीं होती। सो यहाँ से हम कंक्लूजन निकालेंगे डायमंड्स इज केमिकली इनर्ट। समझ में आया ऑल ऑफ यू? नाउ देखो यूजेस। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ डायमंड्स। डायमंड्स के क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ पर यूज होता है? एनीबॉडी टेल मी, कोई बताएगा यूज? नंबर 1 और 2, एक दो यूज तो बता सकते हो आप लोग। फॉर ग्लास कटिंग। वेरी गुड। ओके, ग्लास कटिंग में यूज होता है। और यूज्ड एज एन एब्रेसिव फॉर शार्पनिंग टूल्स। ओके, टूल्स कटिंग में, ग्लास कटिंग में। वेरी गुड, आई सर्जरी में यूज होता है। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। ओके, ये टंगस्टन फिलामेंट्स, बाकी आप लोग और भी लिख सकते हो। ओके, मैंने आपको दो ही लिखाता हूँ बिकॉज यूज उतना इम्पोर्टेंट है नहीं आपके सिलेबस के लिए। ओके, सो नेक्स्ट दैट इज ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट, एनीबॉडी टेल मी, ग्रेफाइट्स क्या होता है, कहाँ पर यूज होता है, क्या चीज है ग्रेफाइट्स, कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रेफाइट्स होता है आपका, इट इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर। कहाँ पर यूज होता है एनीबॉडी? इन, एनीबॉडी गिव मी, ऑलरेडी आप लोग को हो चुका है। यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, नाम सुने हो कभी? न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती हैं आपकी, न्यूक्लियर रिएक्शंस वहां पर मॉडरेटर की तरह काम करता है। मॉडरेटर मींस कंट्रोलर, जो कंट्रोल करता है रिएक्शंस को। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, दैट इज टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, फिजन एंड फ्यूजन। फिजन एंड फ्यूजन्स, अभी तक हम लोग फिजन रिएक्शंस पढ़ते हैं, फ्यूजन रिएक्शंस नहीं करते। ओके, इसके बारे में डिटेल्स में नहीं जाते हैं अभी, बहुत बड़ा टॉपिक से ही, न्यूक्लियर केमिस्ट्री इसके लिए अलग से पढ़ना पड़ता है। ओके, सो नाउ ग्रेफाइट्स में देखो, इट इज लेयर टाइप स्ट्रक्चर। ओके, लेयर्ड स्ट्रक्चर। ओके, अभी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा किस तरीके से लेयर स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, एंड जो एडजेसेंट लेयर है, दैट्स आर कनेक्टेड कनेक्टेड बाय वंडर वाल फोर्सेस। जो एडजेसेंट लेयर है, एडजेसेंट लेयर कनेक्टेड बाय वंडर वाल
forces. Okay, and next is each carbon is sp2 hybridized. sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है यहाँ पर, याद रखना. ओके, नेक्स्ट है द हेक्सागोनल एंड प्लेनर स्ट्रक्चर. प्लेनर स्ट्रक्चर. ओके, next this is also have high melting point. Okay, and in this graphite is the conductors. ग्रेफाइट कंडक्टर होता है बिकॉज इसमें जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 3 बॉन्ड्स बने रहते हैं, बट जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स है दैट कैन, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स आपका हीट को ट्रांसफर कर देता है और आपका इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर देता है. तो ग्रेफाइट इज द कंडक्टर ऑफ हीट एंड एज वेल एज electricity. So we can say that good conductor electricity. Okay, and as well as heats. Okay, next है the fourth electrons. जो आपका fourth electrons है, that means यहाँ पर लिखता हूँ मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके. The fourth electrons present in unhybridized p orbitals. p orbitals क्यों? on each carbon atoms, each carbons of different units. मैं क्या बोल रहा हूँ, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स होता है दैट जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स दैट अनहाइब्रिडाइज p orbitals of each carbons of different units, that means different जो आपके कार्बन्स के यूनिट हैं या different कार्बन एटम्स हैं, उसमें आपका पहुंच जाता है and overlap to form pi bond. pi bond आपका फॉर्म करेगा. क्लियर है? एंड ग्रेफाइट्स, नेक्स्ट है आपका ग्रेफाइट्स. जो ग्रेफाइट्स है दैट इज, जो इसका क्लीवेज होते हैं इजिली बिटवीन द लेयर्स, जो इसका गैप्स होते हैं बिटवीन द लेयर्स. ओके, दैट मीन्स ये बहुत, इस गैप के बीच के कारण से, दैट मीन्स इन दोनों बिटवीन द लेयर्स जो गैप हैं, दैट मीन्स इस रीजन से ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं एंड स्लिपरी हो जाते हैं. अभी दिखाता है स्ट्रक्चर्स. ओके, लाइक graphites, where is graphites? Okay, here. Okay, so ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है. यहाँ पर देखो सब लोग, दिख रहा है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट्स. यहाँ पर जो कार्बन एटम्स लगे हुए हैं लाइक 1 2 3 4 5 6, मैंने बोला हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. So this is the hexagonal structures. Okay, and मैंने I also told you that it has layer type structures. That means यहाँ पर layer बने हुए हैं. This is one layer and this is layer 2. ऐसे ही layer parallelly आपके चलते हैं between. Okay, so this is layer 1 and layer 2. Next आपका adjacent layer connected with van der Waals force. That means ये जो gap है that is van der Waals
गैप बोल सकते हैं और फोर्स बोल सकते हैं. ओके, एंड दिस इज द लेयर टाइप स्ट्रक्चर्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला ईच this carbon atom attached with these two, that means this has sp2 hybridized. each carbon atoms is sp2 hybridized. okay, जो each carbon atoms है वो sp2 hybridized होता है. ओके, समझ में आया? नाउ नेक्स्ट है आपका, अगर मैं इसमें एक स्ट्रक्चर में और दिखाता हूं आपको, इधर पे देखिए, that means this distance between this is the van der Waals force. So the distance between this force, this layer is around 0.34 nanometers, और अराउंड आपका डिस्टेंस होता है 340 pm, 340 picometer. ओके, एंड दीज बॉन्ड्स कार कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. जो ये बॉन्ड लगे हुए हैं कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दिस द बॉन्ड लेंथ ऑफ graphite is around 140 pm, that is picometers. These are the carbon atoms and these are the van der Waals bond और van der Waals gap. समझ में आया आपको? दोनों स्ट्रक्चर्स क्लियर हुए? ओके, एंड द नेक्स्ट यूज इज, कभी कभी पर ये यूज होता है, यूज एज ड्राई lubricants for machines running at high temperature. Okay, where oil cannot be used as a lubricant. Where oil cannot be used as lubricants, because oil क्या है आपका, फायर पकड़ सकता है, दैट्स वाई ये यूज नहीं कर सकते हैं. एंड यहाँ पर हम लोग ग्रेफाइट यूज करते हैं. क्लियर है? And that is the importance points thermodynamically. This is more stable than diamonds, because स्टेबल होने के कारण से यहाँ पर जो डेल्टा एच है, क्या बोलते हैं इसको? एनीबॉडी टेल मी? Enthalpy of fusion. Very good. That is equal to 0. Okay, so we can say that thermodynamically important point है, आपका एग्जाम में आता है. Okay. Now ग्रेफाइट्स यहाँ पर यूज खत्म हो चुका है, यूज भी हो चुके हैं, एज वेल एज प्रॉपर्टीज भी उसकी हो चुकी है. ओके, ना और भी प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको खुद से पढ़ लेना है. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने लिखा दिया आपका. नाउ नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं फुल रिंस के बारे में. एनीबॉडी नोज अबाउट द फुल रिंस? नाम सुना कभी आपने? एनीबॉडी लिसन एवर एंड एवर नाम, आपने कभी नाम सुना है फुल रिंस के बारे में? टू टेल मी एनीवन. फुल रिंस और बल्की बॉल्स. ओके, इसको बल्की बॉल्स भी बोलते हैं. ओके, फुल रिंस, so fullerenes that obtained by heating of
graphite in an electric arc, okay, in presence of inert gas, okay, such as heliums and argons. इन इनर्ट गैस के प्रेजेंस में अगर ग्रेफाइट को हीट करते हैं देन आपको फ्लोरीन्स मिलता है, ओके। द लाइक स्ट्रक्चर्स, जो फ्लोरीन का स्ट्रक्चर होता है मोस्टली सी, दैट इज C60, कार्बन 60, C74, sorry 76 and C84, okay. Molecules, these molecules have or has stable a shape like soccer ball. सॉकर्स बॉल जानते हो आप लोग? सॉकर से गेम होता है जो यूएसए में बहुत ज्यादा उसको लोग खेलते हैं, ओके। तो सॉकर्स की एक बॉल होती है, उसके शेप जैसा स्ट्रक्चर होता है फुलरेंस, ओके। एंड कॉल्स, इसको हम फिर इस एक नेम से और बुलाते हैं, एंड कॉल्ड बकमिंस्टर फुलरेंस। कौन कौन सा नाम हुआ अभी? दिस फुलरेंस, बल्की बॉल्स, दिस फुलरेंस, सॉकर बॉल्स टाइप स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीजें आपको याद रखना है, ओके। एंड फुलरेंस कॉल्ड द इवन नंबर ऑफ कार्बन्स, फुलरेंस में ऑलवेज इवन नंबर ऑफ कार्बन्स रहेंगे, एंड अप टू 350 और अबव 350 तक कार्बन्स रहते हैं। ये आपको पॉइंट्स याद रखना है, ओके। एंड फुलरेंस आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज दे हैव अ स्मूथ स्ट्रक्चर्स विदाउट having any dangling bonds. That means fullerenes is purest form of carbons, okay, and they have smooth structure without having dangling bonds, ओके। बहुत ही स्मूथ स्ट्रक्चर होता है, समझ में आया बेटा? C60 समटाइम्स रेफर्ड एज अ बल्की, जो बकी वॉल्स होता है, बल्की लिखा क्या मैंने ऊपर? ओके, बल्की नहीं है, ये बकी है, सॉरी। बकी बॉल्स, जो बकी बॉल्स हम रेफर्ड करते हैं दैट इज C60 को रेफर्ड करते हैं, एंड जो फुलरेंस इसको बकमिंस्टर फुलरेंस दैट इज C60 को रेफर करते हैं। मेनली आपको C60 मिलेगा, ओके। तो इसके बारे में ही आपको पढ़ना है, मेनली आपको यही मिलेगा, ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज C60 contains 26 membered ring,
membered rings and 12 5 membered ring. Anybody tell me ये क्या बोल रहा है? 6 member rings and 5 members rings. ओके मैं बताता हूँ, इसमें पॉइंट्स बताता हूँ. नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नोट करो. Every carbon atoms, all carbon atoms in buckyball C60 undergoes the sp2 hybridization. sp2 hybridizations. Okay, and the next point is contains single and double bonds with carbons. Okay, contains singles and double bonds with C single bond C, C single bond C, and C double bond C. Okay, and the distance of 143.5 picometers and 138.3 picometer respectively. Okay, so now अभी देखो आप फ्लोरीन का स्ट्रक्चर देखो एंड देन हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं. Like this is a structure of fluorines. Everybody listen. यहाँ पर ऑफ्टेन बाई फर्स्ट पॉइंट क्लियर है. सेकंड C60 थर्ड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. जो ये वाला पॉइंट है दैट इज C60 हैज द 20 मेंबर्स रिंग्स एंड 5 मेंबर्स रिंग्स. इस पॉइंट को देखो. सो दिस पॉइंट हियर दिस इज कॉल्ड 5 मेंबर्स रिंग्स. इसको यहाँ पर बोलेंगे 5 मेंबर्स रिंग्स. ओके, एंड इसको यहाँ पर बोलेंगे 6 मेंबर्स रिंग्स. ओके, सो ऐसे 6 मेंबर्स रिंग्स आपको 20 मिलेंगे एंड 5 मेंबर्स रिंग्स आपको 12 मिलेंगे. सो देखो ये आपका फिर से 5 मेंबर्स रिंग्स है. ओके, क्या होता है आपका 5 मेंबर्स जो रिंग है, 5 मेंबर्स रिंग्स को सराउंडेड रहते हैं विथ यहाँ पर 6 मेंबर्स रिंग्स, यहाँ पर 6 मेंबर्स रिंग्स, यहाँ पर 6 मेंबर्स, 6 6 6 6 6. देन इस 6 से इस साइड कनेक्टेड होगा फिर से 5 मेंबर्स रिंग्स, एक 5 मेंबर्स रिंग्स कनेक्ट होगा. इससे भी एक 5 मेंबर्स, इससे भी एक 5 मेंबर्स, इससे भी एक 5 मेंबर्स. इस तरीके से 5 मेंबर्स. तो वी कैन से दैट 1 5 मेंबर्स रिंग्स कनेक्टेड विद 6 मेंबर्स रिंग्स. ओके, सिमिलर काइंड ऑफ इसी तरीके से स्ट्रक्चर फॉलो होता जाता है. ओके, समझ में आया ना? देखो यहाँ पर भी ये 5 मेंबर्स रिंग्स है. दिख रहा आपको? इन केस नहीं दिख रहा मैं सेकंड स्ट्रक्चर देता हूँ आपको, उसमें आपको क्लियर से दिखेगा. दैट इज देखो यहाँ पर दिस इज 5 मेंबर्स रिंग, दिस इज 6 मेंबर्स 6 मेंबर्स 6 मेंबर्स 6 मेंबर्स 6 मेंबर्स. फिर दिस इज अगेन 5 अगेन 5 अगेन 5 अगेन 5 अगेन 5. ओके, इस तरीके से आपको दिखेगा. ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट्स क्या था आपका? C60 sp2 हाइब्रिडाइज. यहाँ पर देखो किसी भी कार्बन्स को देख लो आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा आपका. ओके, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालो. एंड कंटेन्स सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स. यहाँ पर देखो सिंगल्स बॉन्ड भी है एज वेल एज डबल बॉन्ड भी है. ओके, एंड बॉन्ड लेंथ तो मैंने आपको बता दिया, सिंगल का इतना होता है, डबल का इतना होता है. ओके, सुनाओ अभी आपके जो एलोट्रॉप्स हैं बेसिकली यही एलोट्रॉप्स आपको देखने को मिलेगा एंड पढ़ने को मिलेगा. ओके, इन योर सिलेबस. ओके, नाउ
We will start, that is carbons, compounds of carbons, that is compounds of carbon. Okay, in compounds of carbon we have two studies, that is कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ना है, CO2 देखना है. ओके, एंड एनीबॉडी टेल मी एनी अदर कंपाउंड्स? एंड आपको कार्बाइड्स देखना है. एंड देन आपका ये मेस बेसिकली दीज थ्री आर द compounds you have to studies. Okay, so today we will start with carbon monoxides. Okay, so लिखो oxides of carbon. Okay, now here CO2 C plus half O2, इसको हीट करेंगे, that gives us CO. Okay, and this is the incomplete combustions. Incomplete combustion. Why incomplete combustion? Because here is insufficient amount of oxygen. Because here is insufficient amount of oxygen. So what will happen if sufficient amount of oxygen मिल जाएगा? That means अगर sufficient amount of oxygen मिलता है C plus O2, that gives us CO2 मिल जाएगा. If sufficient amount of oxygen मिलता है, that means CO2 convert हो जाएगा. Otherwise insufficient amount of oxygen रहेगा तो ये आपका CO बनेगा. समझ में आया all of you? नेक्स्ट है प्रिपरेशंस. तो मैंने बताया आपको प्रिपरेशंस में, और देखो बाय हीटिंग ऑफ मेटल्स, मेटल के साथ हीट करने पर, सॉरी मेटल ऑक्साइड्स, यहाँ पर देखो प्रिपरेशंस में देखो प्रिपरेशन. Okay, in preparations parts, number one, by heating oxides of heavy metal, heavy metals like Fe, Zn, और वी कैन से जो डी ब्लॉक की मेटल्स होती हैं उसको स्टडी करते हैं विथ कार्बन्स. ओके, so the reactions follows as ZnO plus C, that heat plus Zn plus CO. Okay, this is number one. And number two, by heating oxalic acid, heating oxalic acids with concentrate H2SO4. Okay, now concentrate H2SO4 के साथ हीट करेंगे, that gives us ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2C2O4. इसको हम लोग
COOH and COOH भी लिखते हैं। ओके, नाउ जब इसको हीट करेंगे दैट इज COOH then heat plus with concentrate H2SO4 that gives us H2O plus CO and plus CO2 because concentrate H2SO4 के साथ हीट किया तो आपका ये CO2 अलग हो गया एंड दिस वाटर अलग हो गया एंड ये CO आपका अलग हो गया। सो बेसिकली concentrate H2SO4 act as a dehydrating agent. Dehydrating agent means dehydrating में क्या H2O रिमूव करता है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर CO बना एंड दैट CO2 जो यहाँ पर ये CO2 बनी है आपके पास, इस CO2 को यहाँ से ये दिस CO2 रिमूव्ड बाय इसको रिमूव कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमूव्ड बाय passing gases थ्रू KOH। KOH के साथ जिस इस CO2 को पास करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी। लाइक आपका KOH है प्लस CO2 and that gives us K2CO3 and plus H2। ये आपका इंसॉल्युबल होगा, इसको हम लोग वाटर से बाहर निकाल लेंगे। क्लियर ऑल ऑफ यू? एंड थर्ड स्टेप फॉर द प्रिपरेशन मेथड्स that is by heating formic acid with concentrate H2SO4। ओके, सिमिलर केस concentrate H2SO4 के साथ रिएक्शंस करेंगे that gives us HCOOH, this is formic acids plus H2SO4 concentrates that gives us CO plus H2O। ओके, समझ में आया ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है रिडक्शन ऑफ CO2 by red hot carbon zinc dust। okay, just like CO2 plus C, आपका यहाँ से रिडक्शन करेंगे 2CO मिलेगा। सिमिलरली CO2 plus zinc that gives us ZNO plus CO। clear all of you? that means CO2 plus CO2 plus C, यहाँ पर इसका रिडक्शन रिडक्शन ऑफ CO2 का रिडक्शन होगा बाय द रेड हॉट कार्बन्स। ओके, सो ये इसको रिड्यूस कर दिया। ओके, एंड जिंक ने भी इसको रिड्यूस किया। क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट पॉइंट इज दैट पॉइंट नंबर 5 in the preparation methods, that is by the heating
by heating potassium ferrocyanates potassium ferrocyanides with excess of concentrate H2SO4. Okay, now the reactions is like that. K4 Fe CN6 plus 6H2SO4 plus H2O, इसको हीट करेंगे हम, then that gives us 2K2SO4 plus FeSO4 and plus NH4 का whole twice SO4 plus 6CO गैस. ओके, वंस बैलेंस देखो, बैलेंस है कि नहीं रिएक्शंस. के बैलेंस है, ओके. सी बैलेंस है आपका, Fe बैलेंस है, 6H2SO4 6H2O, ओके, FeSO4, ओके. सो ये रिएक्शंस आपकी बैलेंस है, ओके. नाउ हियर इज इंपॉर्टेंट नोट्स इन दिस रिएक्शंस. Okay, dilute H2SO4 should not be used in these reactions. Dilute H2SO4 should not be used in these reactions, because anybody tell me should not be used. Anybody give me? As it produces HCN. अगर डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं, यहाँ पर कंसंट्रेट नहीं यूज करते हैं, तो ये आपका HCN प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट HCN is extremely poisonous. Okay, and HCN is extremely poisonous substance. Okay, clear all of you? Now इसके बाद हम लोग को डिस्कस करेंगे दैट इज प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और जो अनदर प्रॉपर्टीज होती है और रिएक्शंस होता है वो डिस्कस करेंगे. ओके, सो बेसिकली आज हमने क्या डिस्कस किया. फ्रॉम द स्टार्टिंग्स कार्बन के एलोट्रॉप्स डिस्कस किए, द डेफिनेशंस ऑफ डायमंड्स देखा, एंड प्रॉपर्टीज देखा, ग्रेफाइट्स देखा. डायमंड्स की प्रॉपर्टीज हैं, इट इज प्योरेस्ट फॉर्म and densest elements ever known. Diamond shining होता है because refractive index. Okay, and each carbon has sp3 hybridized. Each carbon is bond length 1 cc bond length 154 and cc bond angle 109 degree 28 minutes. To break all these bonds maximum energy requirement होती है. So for इसका melting point बहुत high है, and ये इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का नॉन कंडक्टर है, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स आर एंगेज्ड विद बॉन्ड फॉर्मेशन. ओके, डायमंड्स हो गया. ग्रेफाइट्स देखा, ग्रेफाइट्स का लेयर टाइप